सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म द रूइंस। एक गुमनाम अंधेरा कमरा जहां हवा में एक औरत की कांपती हुई सिसकियां तैर रही हैं। वो मदद के लिए पुकारती हैं। उसकी आवाज़ डर से भर्राई हुई है। उम्मीद की आखिरी किरण उसका फ़ोन, लेकिन स्क्रीन पर कोई सिग्नल नहीं। तभी अंधेरे में सन्नाटे को चीरती हुई कुछ अजीब खुरचने जैसी आवाज़ें आती हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई अनदेखी ताकत उसे अंधेरे में खींच कर ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हजारों मील दूर कैनकन के एक आलीशान रिसोर्ट में जिंदगी बिल्कुल अलग है। यहाँ दो अमेरिकी कपल जेफ एमी और एरिक स्टेसी अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल बिता रहे हैं। हंसी मजाक और ड्रिंक्स का दौर चल रहा है। तभी एमी को एहसास होता है कि उसकी फेवरेट बाली गायब है। वो परेशान हो जाती है, लेकिन तभी मटियास नाम का एक जर्मन टूरिस्ट पूल के नीले पानी में से उसकी बाली ढूंढ कर लाता है। उसे थैंक यू करने के लिए चारों उसे अपने साथ ड्रिंक्स पर बुला लेते हैं। बातों बातों में मटियास का दर्द सामने आता है। वो बताता है कि वो यहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं बल्कि अपने भाई को ढूंढने आया है, जो अपनी आर्कियोलॉजिस्ट प्रेमिका के साथ एक प्राचीन माया खुदाई स्थल पर गया था और तब से लापता है। ये जगह इतनी रहस्यमयी और गुमनाम है कि इसका जिक्र भी किसी गाइड या बुक या फिर नक्शे में नहीं है। इस रहस्यमयी जगह की कहानी सुनकर चारों की आंखों में रोमांच की चमक आ जाती है। मटियास उन्हें अगले दिन अपने साथ चलने का न्योता देता है, जिसे वे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। उसी रात पार्टी के दौरान एमी नशे में मटियास के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है, लेकिन उसकी दोस्त स्टेसी सही वक्त पर आकर उसे रोक लेती है। अगली सुबह एमी को भयानक हैंगओवर है और उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जेफ उसे किसी तरह मना ही लेता है। जाने से पहले मटियास और उसका दोस्त दिमित्री उस रहस्यमय नक्शे की एक कॉपी बनाकर अपने कुछ दोस्तों के लिए छोड़ देते हैं, ताकि अगर वे वापस न लौटे तो कोई उन्हें ढूंढ सके। शहर पहुंचकर उनका सामना पहली मुश्किल से होता है। उनके किराए के गाइड नहीं आते और उनका फ़ोन भी बंद है। कोई और चारा न देखकर वे एक पुरानी टैक्सी किराए पर लेते हैं। टैक्सी ड्राइवर का हुलिया और उसके ट्रक में बैठा हुआ एक बड़ा सा कुत्ता उन्हें थोड़ा सा असहज कर देता है। जैसे ही ड्राइवर उस नक्शे को देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो उन्हें वहां ले जाने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन जब वे उसे ज़्यादा पैसे देते हैं तो लालच उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। टैक्सी उन्हें घने जंगल के मुहाने पर उतारकर तेजी से गायब हो जाती है। चारों तरफ घना जंगल और अनजाना रास्ता। वे सोचते हैं कि वापस कैसे लौटेंगे, पर मटियास के फ़ोन में सिग्नल देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है कि कम से कम उनके पास ड्राइवर का नंबर तो है। कुछ ही दूर चलने पर झाड़ियों में उन्हें मटियास के भाई की पुरानी जीप मिलती है, जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। नक्शे के सहारे वे जंगल में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक छोटे से तालाब पर वे रुककर फ्रेश होते हैं। तभी वे देखते हैं कि कुछ मई वंशीय बच्चे उन्हें दूर से चुपचाप घूर रहे हैं। उनकी आंखें शांत थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चेतावनी थी। वे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तभी मटियास को पत्तों और शाखाओं के ढेर के पीछे छुपा हुआ एक गुप्त रास्ता मिलता है। एमी को यह सब बहुत डरावना लगता है, लेकिन जेफ इसे पुरातत्वविदों की अपनी पुरानी खोजों को छिपाने की तरकीब बताकर उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। घंटों चलने के बाद आखिरकार वे उन प्राचीन खंडहरों तक पहुंच जाते हैं। एक विशाल पिरामिड उनके सामने खड़ा था, जिस पर सदियों की काई जमी थी। नज़ारा हैरान कर देने वाला था। एमी तस्वीरें लेने लगती है और मटियास को पिरामिड के शिखर पर अपने भाई का टेंट दिखाई देता है। उम्मीद की एक किरण जगती है, लेकिन तभी घोड़े पर सवार एक मई आदमी कहीं से प्रकट होता है और अपनी भाषा में उन पर चिल्लाने लगता है। जेफ को लगता है कि वो पैसे चाहता है, लेकिन वो आदमी पैसे लेने से इनकार कर देता है। दो और हथियारधारी लोग आते हैं। मटियास उन्हें अपने फ़ोन पर अपने भाई की तस्वीर दिखाता है। वे फ़ोन छीनकर उसे गौर से देखते हैं, लेकिन तभी एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। एमी उन लोगों की एक बेहतर तस्वीर लेने के लिए अनजाने में पीछे हटकर कुछ अजीब से हरी पौधों की लताओं पर पैर रख देती हैं। उन लताओं पर पैर रखते ही मई लोगों का व्यवहार बदल जाता है। वे गुस्से से पागल हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपशुकन देख लिया हो। वे अपनी बंदूकें तान देते हैं। दिमित्री ये सोच कर कि उन्हें तस्वीरें पसंद नहीं आई, माफ़ी के तौर पर कैमरा वापस देने के लिए आगे बढ़ता है और उसका पैर भी उन लताओं पर पड़ जाता है। और फिर एक पल की खामोशी के बाद एक तीर सनसनाता हुआ आता है और दिमित्री के सीने में जा धंसता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक और गोली उसके चेहरे पर लगती है। दहशत फैल जाती है।
चारों अपनी जान बचाने के लिए पिरामिड की सीढ़ियों पर ऊपर की ओर भागते हैं। नीचे और भी मई लोग इकट्ठा होकर पूरे खंडहर को घेर लेते हैं। लेकिन एक अजीब बात थी, वे लोग ऊपर नहीं आ रहे थे, बस नीचे इंतजार कर रहे थे। ऊपर पहुंचकर वे पाते हैं कि पुरातत्वविदों का कैंप तो है, लेकिन वहां पर कोई इंसान नहीं है। किसी के फोन में सिग्नल नहीं है। पिरामिड के शिखर के बीच में एक गहरा अंधेरा गड्ढा है। अपने भाई का नाम पुकारते हुए मटियास की नज़र झाड़ियों में पड़े दो पैरों पर गिरती है। वो कांपते हाथों से लताएं हटाता है और उसके सामने उसके भाई का मृत शरीर पड़ा था। वो वहीं टूटकर बिखर जाता है। नीचे जेफ देखता है कि मई लोग भाग नहीं रहे, बल्कि कैंप लगाकर वहीं बस रहे हैं। वे उन्हें घेर चुके हैं। तभी मटियास को एहसास होता है कि जिन पौधों को उसने छुआ था उससे उन्हें भयानक एलर्जी हो रही है, और अब उन्हें समझ आता है कि वे फंस चुके हैं। मई लोग उन्हें जाने नहीं देंगे। तभी उस गहरे गड्ढे के अंदर से एक फ़ोन की घंटी बजती है। एक उम्मीद, या शायद एक और जाल। मटियास हिम्मत करके रस्सी के सहारे नीचे उतरता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पुरानी रस्सी टूट जाती है और वो चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो जाता है। अब स्टेसी नीचे जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो नीचे उतरती हैं, वो देखती है कि गड्ढे की दीवारें उन्हीं खतरनाक लताओं से ढकी हैं। रस्सी खत्म हो जाती है, पर वो अभी भी जमीन से काफ़ी ऊपर है। नीचे से मटियास की दर्दनाक आवाज़ आती है, मेरी मदद करो। स्टेसी हिम्मत करके कूद जाती हैं, लेकिन जमीन पर पड़े टूटे कांच के टुकड़े उसके घुटनों में घुस जाते हैं। मटियास बताता है कि उसकी पीठ टूट चुकी है। ऊपर एमी हताश होकर नीचे मई लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वे उस पर सिर्फ अपने हथियार ताने रहते हैं। जेफ के साथ हाथापाई में वो उन्हीं लताओं पर गिर जाती है। गुस्से में वो कुछ लताएं तोड़कर उन लोगों की तरफ फेंकती हैं, जिसमें से एक लता एक बच्चे को छू जाती है, और मई लोग बिना एक पल सोचे उस बच्चे को मार देते हैं। उसकी माँ वहीं खड़ी देखती रहती है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दुख नहीं। और तभी उनके दिमाग में बिजली कौंधती है। मई लोग उनके दुश्मन नहीं हैं, वे उन लताओं से डरते हैं। वे उन लताओं से सबको बचा रहे हैं। उन्होंने दिमित्री और उस बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने लताओं को छुआ था, और अब क्योंकि वे सब भी इन लताओं को छू चुके हैं, वे दूषित हो चुके हैं। उन्हें इस पिरामिड से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। वे अब कैदी हैं। समय बीतता है, उम्मीद दम तोड़ने लगती है। वे मटियास को ऊपर लाते हैं। स्टेसी के घाव में लताएं उगने लगी हैं। मटियास के पैरों को लताएं जकड़ लेती हैं। सुरंग में उन्हें पता चलता है कि ये लताएं सिर्फ पौधे नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान शिकारी हैं जो आवाज़ की नकल कर सकती हैं। जेफ, जो एक मेडिकल छात्र है, अपने जीवन का सबसे भयानक फैसला करता है। मटियास को बचाने के लिए उसे उसके पैर काटने होंगे। पिरामिड की खामोशी मटियास की अमानवीय चीखों से गूंज उठती हैं, और फिर वे अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे वो लताएं उन कटे हुए पैरों को खाने के लिए खींच कर ले जा रही हैं। फोन फिर से बजता है। एमी और स्टेसी मशाल लेकर नीचे सुरंग में जाती हैं। वहां उन्हें एक पुरातत्ववेत्ता का शव लताओं में फंसा मिलता है। फोन उसके हाथ में है, पर वो टूटा हुआ है। तभी उन्हें एहसास होता है कि आवाज़ फ़ोन से नहीं, बल्कि उन पौधों के फूलों से आ रही थी जो आवाज़ की नकल कर रहे हैं। जैसे ही एमी फूलों को छूती है, लताएं उसे पकड़ लेती हैं। वह किसी तरह खुद को छुड़ाती हैं। पौधे एक और शव को बाहर फेंकते हैं और उनकी मसाल छीन लेते हैं। वो भागती हैं, लेकिन लताएं स्टेसी को पकड़ लेती हैं। एमी वापस आकर उसे बचाती हैं और वे दोनों किसी तरह ऊपर पहुंच जाती हैं। धीरे धीरे उनका सब्र टूट जाता है। डर, शक और दर्द उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। एक रात जब सब बहस कर रहे होते हैं, लताएं चुपके से मटियास का दम घोट देती हैं। ये देखकर स्टेसी का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। उसे लगता है कि लताएं उसके अंदर हैं। वो खुद को चाकू से मारने लगती हैं। एक खौफनाक पल में वो गलती से एरिक को मार देती हैं। लताएं एरिक के शरीर को भी खींच कर ले जाती हैं। दर्द से तड़पती स्टेसी दया की भीख मांगती है, और जेफ अपने दोस्त को इस नर्क से आज़ाद करने के लिए उसे मार देता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। जेफ आखिरी फैसला करता है। वो एमी के शरीर पर खून लगाकर उसे जीप की चाबियाँ देता है और कहता है, दौड़ना एमी, पीछे मुड़कर मत देखना। वो एमी को नीचे ले जाकर ज़मीन पर ऐसे लेटा देता है जैसे कि वो मर चुकी हो। फिर वो मई लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है और झूठ से चिल्लाता है, भागो एमी। एमी अपनी पूरी ताकत से जंगल की ओर भागती है। पीछे से गोलियों की आवाज़ आती है। मई लोग जेफ को मार देते हैं। लताएं उसके शरीर को अपनी ओर खींच लेती हैं। एमी गिरती हुई आखिरकार जीप तक पहुंच जाती है। इंजन स्टार्ट होता है और वो बच जाती है, लेकिन जैसे ही वो शीशे में देखती है, उसकी चीख निकल जाती है।
उसके चेहरे पर एक हरी बेल रेंग रही थी। अगले दिन दिमित्री के दोस्त उसे ढूंढते हुए उन खंडरों में पहुंचते हैं। वे उसी रास्ते पर हैं, उसी पिरामिड की ओर बढ़ रहे हैं और ये चक्र शायद फिर से शुरू होने वाला है। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।